अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14 बायोकेमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रोटीन अमाइनो एसिड को डिटेल में पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था विच इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुकी थी कि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। और न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, उसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। फिर आगे मैंने बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजीनियस बेस, 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। वो 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे। मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये तीनों कंपोनेंट्स डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो हम वही स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 27 पे आ जाओ। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ने लगे हैं। कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं? नाइट्रोजीनियस बेस जो 2 तरह की होती है, पैरिमिडीन और प्यूरीन, 5 कार्बन शुगर और पेंटोज शुगर। 5 को क्या कहते हैं? 5 को पेंटा कहते हैं। इस वजह से 5 की जगह हम लोग पेंटोज भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, पेंटोज की समझ आ गई है ना कि 5 को पेंटा कहते हैं। इस वजह से पेंटा की जगह पे पेंटोज लिखा हुआ है, 5 कार्बन शुगर और पेंटोज शुगर। अब ये भी 2 तरह का होता है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ये भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और थर्ड कंपोनेंट कौन सा है? फॉस्फेट ग्रुप। ये इस तरह करके दरमियान में होती है, 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर जिसको आप लोगों का जिक्र किया गया है, वो चाहे तो राइबोज भी हो सकती है, ये चाहे तो डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है। ये सेंटर में होती है। इस साइड पे कौन सा होता है? वो नाइट्रोजीनियस बेस होता है, चाहे एडिनिन हो, चाहे गवानिन हो, या थायमिन हो, प्यूरीन हो, पैरिमिडीन हो। वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन कौन सी होती हैं। और इस साइड पे कौन सा होता है? वो फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप भी अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने आप लोग को एक और बात बताई थी कि अगर फॉस्फेट ग्रुप होगा तभी ये न्यूक्लियोटाइड होगा, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ ये 2 चीजें होंगी, बेस और सिर्फ 5 कार्बन शुगर होगा, तो ये क्या होगा? ये न्यूक्लियोसाइड होगा, SID होगा। अगर फॉस्फेट ग्रुप होगा तो न्यूक्लियोटाइड होगा। कंपोनेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 27 पे नाइट्रोजीनियस बेसिस। प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स आर दी 2 कैटेगरीज ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस की 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, 2 तरह की बेसिस हो सकती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन दोनों में मौजूद है, लेकिन इनकी आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक प्यूरीन होती है, एक पायरिमिडीन होती है। ठीक है, 2 तरह के नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। कौन सी? प्यूरीन और पायरिमिडीन। क्या फर्क है इनमें? एडिनिन एंड गवानिन आर प्यूरीन, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल आर पैरिमिडीन्स। ठीक है, अब प्यूरीन कौन कौन से होते हैं? ये कौन सी है ना, एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल, ये 5 की 5 क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस हैं। लेकिन जो एडिनिन और गवानिन है ना, इनको प्यूरीन्स कहते हैं। ये नाइट्रोजीनियस बेस कौन सी है? प्यूरीन्स है। कौन सी? एडिनिन और गवानिन। अगर हम साइटोसिन, थायामीन या यूरासिल की बात करें तो ये पैरिमिडीन्स है तो नाइट्रोजीनियस बेस, लेकिन कौन सी बेस? पैरिमिडीन वाली बेस। कौन सी? आप लोगों ने फर्क याद रखना है कि एडिनिन गवानिन को हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम प्यूरीन्स कहते हैं। थायामीन, साइटोसिन और यूरासिल को हम लोग क्या कहते हैं? पैरिमिडीन्स। अब जो डीएनए की बात अगर हम करें तो डीएनए के अंदर एडिनिन और गवानिन, साइटोसिन और थायामीन होता है, लेकिन यूरासिल नहीं होता है। मैं एक बार दोबारा बता दूं कि नाइट्रोजीनियस बेसिस कहाँ होती है। नाइट्रोजीनियस बेसिस बेसिकली डीएनए के अंदर होती है। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड की हम लोग बात कर रहे हैं तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है। 2 जो धागे उसके होते हैं, 2 धागों के दरमियान यूं टूटी हुई 2 तरह की लाइनें होती हैं। ठीक है, एक साइड पे ए होता है, दूसरी साइड पे टी होता है, एक साइड पे जी होता है, दूसरी साइड पे सी होता है, ऑपोजिट होते हैं। एक प्यूरीन होता है, एक पैरिमिडीन होता है, एक पैरिमिडीन होता है, एक प्यूरीन होता है, एक प्यूरीन होता है, एक पैरिमिडीन होता है। तो आमने सामने ऑपोजिट चीजें होती हैं। ठीक है, समझ आ गई ना? प्यूरीन भी नाइट्रोजीनियस बेसिस है, पैरिमिडीन्स भी नाइट्रोजीनियस बेस है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, चीजों में, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि डीएनए के अंदर होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होता है, प्यूरीन्स, पैरिमिडीन आमने सामने होते हैं। ठीक है, तो प्यूरीन कौन सी है? एडिनिन और गवानिन प्यूरीन है, साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल क्या है? पैरिमिडीन है। In DNA the bases are adenine, thymine, guanine and cytosine. In RNA the bases are adenine, thymine, uracil और cytosine. मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि जो DNA का स्ट्रक्चर है, DNA के स्ट्रक्चर के अंदर एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायामीन होती है, उसके अंदर यूरासिल नहीं होती है, लेकिन RNA के स्ट्रक्चर के अंदर यूरासिल होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो DNA का स्ट्रक्चर है उसके अंदर यूरासिल नहीं होती है और जो RNA का स्ट्रक्चर है उसके अंदर यूरासिल होती है। किसकी जगह? गवानिन की जगह।
वहां पर आरएनए के अंदर गवानीन नहीं होता, उसकी जगह यूरासिल होता है, और जो डीएनए है उसके अंदर यूरासिल नहीं होता, उसके अंदर गवानीन होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम लोग थोड़े से और मैं डिटेल बता देती हूँ। प्यूरिन्स, दीज इंक्लूड एडेनिन एंड गवानीन विच आर एब्रिवेटेड एज ए एंड जी रिस्पेक्टिवली। पेरिमिडीन्स, दीज इंक्लूड साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन एब्रिवेटेड एज सी यू एंड टी रिस्पेक्टिवली। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ प्यूरिन्स के अंदर क्या होता है, एडेनिन जिसको ए से डिनोट किया जाता है, ए से जाहिर किया जाता है, फिर गवानीन होता है जिसको हम लोग जी से, पेरिमिडीन्स के अंदर साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, और ये इनकी एब्रीवेशंस हैं कि साइटोसिन को सी से लिखा जा सकता है, सिर्फ सी लिखे तो समझ आ जाए कि साइटोसिन या थायमिन के लिए टी इस्तेमाल होता है, यूरासिल के लिए यू इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड कंपोनेंट की अगर हम बात करें विच इज 5 कार्बन शुगर, मैंने आप लोगों को ऊपर मेंशन कर दिया है कि जो 5 कार्बन शुगर है, जो हमारा पेंटोज शुगर है, वो दो तरह का है, राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज, इन दोनों में से कोई भी किस्म हो सकती है। टू काइंड्स ऑफ 5 कार्बन शुगर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स, के न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो 5 कार्बन शुगर हमारा सेंटर पे होता है वो दो तरह का होता है, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। बोथ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर 5 कार्बन शुगर्स और पेंटोज शुगर। ठीक है, इनकी दोनों के अंदर 5 कार्बन होते हैं। फर्क थोड़ा सा इनके अंदर ऑक्सीजन का आ जाता है कि राइबोज के अंदर ऑक्सीजन होता है और डीऑक्सीराइबोज के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, लेकिन ये होते दोनों ही पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, ये दोनों ही कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड के। ठीक है, इफ द शुगर इज राइबोज the polymer is RNA, if the sugar is deoxyribose the polymer is DNA। अब अगर हम लोगों ने डिफरेंस करना है कि डीएनए कौन से वाला है, आरएनए न्यूक्लिक एसिड कौन से वाला है, तो आप लोग यूं 5 कार्बन शुगर उनकी देख के बता सकते हो कि अगर 5 कार्बन शुगर अगर उनकी राइबोज होगी तो इसका मतलब ये है कि वो आरएनए होगा, और अगर उस न्यूक्लिक एसिड के अंदर 5 कार्बन शुगर जो सा है वो डीऑक्सीराइबोज वाली टाइप का है, तो हम बता सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए टाइप का है। तो समझ आ गया ना इस बात की, एक ये डिफरेंस भी है। इसके अलावा हम लोग नाइट्रोजीनियस बेस से भी पता कर सकते हैं कि अगर गवानीन होगा तो वो डीएनए होगा, अगर उसके अंदर यूरासिल होगा तो वो आरएनए होगा। ठीक है, इन दोनों से हम लोग पहचान सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए। ठीक है, थर्ड हम फॉस्फेट ग्रुप की बात कर लेते हैं। अ फॉस्फेट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल फॉस्फोरस सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन। अब PO4 इसको ये हम लोग कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर। न्यूक्लिक एसिड का तीसरा कंपोनेंट कौन सा, फॉस्फेट ग्रुप। ये सेंटर के अंदर होता है, ये सेंट्रल है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अगर हम दो कंपोनेंट्स की बात करें, नाइट्रोजीनियस बेस और 5 कार्बन शुगर, ये दोनों मिले तो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, लेकिन जब इसके अंदर हम लोग फॉस्फेट ग्रुप तीसरा कंपोनेंट डाल दे तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, और न्यूक्लियोटाइड ही बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड का। तो इसका मतलब ये कि फॉस्फेट ग्रुप का भी होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ आरएनए। हम लोग न्यूक्लिक एसिड को बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं। टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ आरएनए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरएनए की टाइप्स और उसका फंक्शन। फिर आगे हम लोग डीएनए के फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर एक्चुअली सेवरल टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए, बट मोस्ट आरएनए फॉल्स इनटू वन ऑफ द 3 कैटेगरीज। वैसे तो आरएनए की काफी कैटेगरीज हैं, काफी टाइप्स हैं, लेकिन जो खास तौर पे 3 बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। वन बाय वन हम इनके काम भी पढ़ लेते हैं और आप लोगों को पहचान भी हो जाएगी कि इनके काम क्या करते क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 28 पे मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल m लिखते हैं और साथ फिर आरएनए लिखते हैं, इसका मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। क्या करता है मैसेंजर आरएनए? आरएनए का बेसिकली काम क्या है? आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए। आरएनए और डीएनए दोनों जो भी होंगे न्यूक्लियस के अंदर उनका काम क्या है? वो इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, वो आगे टाइप पे डिपेंड करता है आरएनए या डीएनए की कि वो आगे क्या क्या काम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, messenger RNA carries the genetic information copied from DNA into a form that can be read and used to make proteins। अब जो messenger RNA है वो DNA से इंफॉर्मेशन लेता है, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है और उसको एक पढ़ने के काबिल बनाता है और उससे उसकी मदद से प्रोटीन बनती है। ठीक है, प्रोटीन बनने वाली इंफॉर्मेशन को कैरी करता है DNA से। ठीक है, मैसेंजर RNA क्या करता है? प्रोटीन बनाने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA से लेता है, उसको कैरी करता है और आगे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल।
अब मैसेंजर आरएनए कहाँ पाया जाता है? मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। वो न्यूक्लियस के अंदर इंफॉर्मेशन लेगा, प्रोटीन बनाने वाली इंफॉर्मेशन लेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जितनी भी डीएनए से कॉपी करेगा और फिर उसको आगे साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम लोग वही जो मैसेंजर आरएनए वो जाएगा राइबोसोमल आरएनए के पास। सेकंड टाइप कौन सी है? राइबोसोमल आरएनए। वो क्या करेगा? राइबोसोमल आरएनए इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। जो मैसेंजर आरएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता था, फिर वो न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेके राइबोसोमल आरएनए के पास आता है। राइबोसोमल आरएनए कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर है। वो क्या करेगा? Where ribosomes are found, ribosomal RNA directs the translation of messenger RNA into protein. Ribosomal RNA नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा RNA जो राइबोसोम के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। इस वजह से इसके साथ R लगा हुआ है क्योंकि ये राइबोसोम के अंदर होता है। अब ये राइबोसोमल RNA क्या करेगा? ये ट्रांसलेट कर देगा उस इंफॉर्मेशन को, समझा देगा कि प्रोटीन की जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन आई है मैसेंजर RNA से वो किस तरह की प्रोटीन बनेगी, उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड मिलके कौन सी प्रोटीन बनानी है, सारी की सारी ट्रांसलेशन जितनी भी है वो राइबोसोमल आरएनए की मदद से वही करेगा, ठीक है। वो आगे फिर कहाँ चला जाता है? वो ट्रांसफर आरएनए के पास चले जाते हैं। तीसरी टाइप कौन सी है? आरएनए की। वो क्या करता है? लाइक राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए इज लोकेटेड इन द सेलुलर साइटोप्लाज्म एंड इज इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम था आरएनए का? आरएनए का काम था प्रोटीन बनाना, लेकिन इनकी कुछ मैंने बताया था आरएनए की आगे टाइप्स हैं, ठीक है। जो मेन टाइप जो प्रोटीन बनाती है वो कौन सी टाइप है? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ये आप लोगों को एमसीक्यू से पता चाहिए कि मैसेंजर आरएनए या राइबोसोम आरएनए या ट्रांसफर आरएनए में से कौन सा आरएनए ऐसा है जो प्रोटीन बनाता है? कौन सा आरएनए बनाता है? ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन बनाता है। कौन सा आरएनए ऐसा है जो ट्रांसलेशन करता है? वो राइबोसोमल आरएनए होता है। और कौन सा आरएनए ऐसे है जो इंफॉर्मेशन बनाता है प्रोटीन बनाने के लिए? वो कौन सा? मैसेंजर आरएनए। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज फंक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए के क्या क्या काम है? तो आप लोगों को याद हो कि जो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है डीएनए, वैसे तो बाहर भी पाया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा न्यूक्लियस डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या था? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है सारा का सारा सेल का जितना भी अख्तियार है वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को मौजूद है, डीएनए को दिया हुआ है, ठीक है। डीएनए प्रॉपर सारा कुछ निजाम वगैरह चलाता है, हर काम की इंफॉर्मेशन डीएनए देता है, डीएनए से ही सारे काम होते हैं, ठीक है। ये मैं वन बाय वन हम लोग पढ़ लेते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। पहला फंक्शन ये है कि ऑल नॉन सेलुलर लाइफ एंड सम वायरसेस कंटेन डीएनए, कि दुनिया पे जितनी भी आप लोगों को जिंदगी नजर आती है उन सब में डीएनए हर हाल में मौजूद है। यहाँ तक कि वायरस जिसको हम लोग कहते हैं कि वो जानदार भी है बेजान भी है, उसको जानदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए एक ऐसी चीज है जो हर जानदार के अंदर पाई जाती है, तो वायरस के अंदर डीएनए होने की वजह से ही वायरस को जानदार भी कहा जाता है और बेजान भी कहा जाता है, ठीक है। द मेन रोल ऑफ डीएनए इन द सेल इज लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी चीजों को बनाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, न्यू जनरेशन बनाने के लिए, उसकी डेथ के लिए, जितनी भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करने की इंफॉर्मेशन, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए के अंदर पाई जाती है, ठीक है। डीएनए कंटेन दी प्रोग्रामेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। अब हमारे जिस्म का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटी चीज क्या है? सेल है। तो इतनी छोटी सतह पर सेलुलर लेवल पर जाके जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनका जितना भी प्रोग्राम है वो सारा का सारा डीएनए इंस्ट्रक्ट करता है। वो डीएनए ने पहले से ही प्रोग्राम बनाया होता है कि सेल की ये वाला प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस या रिस्पिरेशन का प्रोसेस इस तरह होगा तो वो इस तरह होगा। वो प्रोग्राम सारा का सारा डीएनए ही कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। When a cell divides, its DNA is copied and passed from one cell generation to next generation. जब एक सेल डिवाइड होता है, हमारे सेल जो है सेल्स के डिवाइड होने की वजह से, इतने ज़्यादा सेल्स की वजह से हम लोग एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल एक डिवाइड होता है ना, तो उस डिवाइड होने से पहले एक डीएनए कॉपी होता है, ठीक है। डीएनए कॉपी होगा तो आगे सेल डिवाइड होगा। तो डीएनए जो है, एक डीएनए हमारे पास जो है वो ही नेक्स्ट जनरेशन की फीचर्स को डिटरमाइन करता है कि जैसा डीएनए होगा तो उससे वो उसी तरह का कॉपी होगा और फिर उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो उस तरह की थोड़ी सी खुसूसियात रखती होगी। समझ आ गई है ना कि जैसा डीएनए होगा वो अपने मुताबिक का डीएनए बनाएगा, या डीएनए हमारे जिस्म के अंदर काफी मुख्तलिफ भी है तो वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाते हैं।
डीएनए कंट्रोल एवरीथिंग इन द सेल, द रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एजेंट्स, द रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, राइबोसोम्स एंड आरएनए। मैंने बताया कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, कंट्रोल सेंटर के अंदर है, डीएनए हर चीज कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि जो हमारे जिस्म के अंदर एक्सटर्नल एजेंट्स आ जाएं, किसी बीमारी को मारने के लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं, वो भी एक्सटर्नल एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करना है कि कहाँ जाके एक्शन लेना, कहाँ जाके परफॉर्म करना है, या फिर जरासीम हमारे जिस्म के अंदर आ जाए तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी की सारी डीएनए ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। राइबोसोम्स वगैरह, आरएनए की रेगुलेशन वगैरह, ये सारा का सारा डीएनए करता है। डीएनए होल्ड्स इंस्ट्रक्शन फॉर एन ऑर्गेनिज्म और ईच सेल्स डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली डेथ। डीएनए और क्या करता है, डीएनए सेल्स की डेवलपमेंट के लिए का इंस्ट्रक्शन रखता है। मैंने ऊपर बता दिया कि जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए कॉपी होने की वजह से सेल ज़्यादा तकसीम होते हैं। तो पहला तो ये कि सेल डेवलपमेंट में डीएनए हर हाल में इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। दूसरी बात ये कि रिप्रोडक्शन में भी इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि डीएनए कॉपी होगा, डीएनए करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, इंफॉर्मेशन देगा, तभी जाके रिप्रोडक्शन होगी। और अगर ये डीएनए काम करना बंद कर दे, इंस्ट्रक्शन देना बंद कर दे, तो फिर डेथ हो जाएगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होगी, फिर डेथ हो जाएगी। तो जो डेथ भी है, रिप्रोडक्शन भी है, जिंदगी के जितने भी मराहिल हैं, जितनी भी डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, सारी की सारी डीएनए ही इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। उसी के हाँ कहने से, उसी के ना कहने से सब कुछ होता है, ठीक है। डीएनए इज वाइटल फॉर ऑल लिविंग बींग्स इवन प्लांट। अब डीएनए जो है मैंने बता दिया कि दुनिया में जितने भी जानदार मौजूद हैं वो उनके लिए डीएनए हर हाल में मौजूद होना ज़रूरी है। तो यहाँ पौधों में नहीं, ना सिर्फ इंसानों में बल्कि ये पौधों में भी पाया जाता है। पौधों में क्या है ये, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इनहेरिटेंस, ठीक है। ये विरासत के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक जैसे मैंने एक क्रॉप मैंने उगाई है, जैसे गंदम का बीज मैंने उगाया, गंदम का पौधा उगाया। अब मुझे एक गंदम के पौधे से ज़्यादा सारी गंदम बनानी है, तो वो डीएनए की मदद से ही होता है, ठीक है। कि एक गंदम का जो पौधा उसमें से पोलन ग्रेन निकलेगा तो वो दूसरे पौधे पे जाएगा, और इस तरह सारे के सारे जो डीएनए शेयर होके ज्यादा सारी वो गंदम या अनाज बन जाएगी, ठीक है। समझ आ गई ना आप लोग के पौधों के लिए विरासत बनाने के लिए भी बहुत अहम होता है डीएनए। कोडिंग फॉर प्रोटीन्स एंड जेनेटिक इंस्ट्रक्शन गाइड फॉर द लाइफ एंड इट्स प्रोसेसेस। के प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन किस तरह की बतानी है, जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके डिफरेंट कोड हैं, मुख्तलिफ किस्म के। वैसे तो हमने 300 से ज़ायद पढ़े हैं, लेकिन 20 ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। तो वो 20 जो उनसे अगर मुख्तलिफ किस्म के कोड बनाए तो वो प्रोटीन जिस तरह की बनानी है, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन डीएनए करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए इज इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। डीएनए जो है वो विरासत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि जिस तरह वालिदैन के अंदर जो सा डीएनए होगा, हमारे अंदर भी वही डीएनए होगा। विरासती मादे के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब बच्चे की पहचान नहीं हो रही है, एक बच्चा है जो गुम गया है और उसकी पहचान करनी है बच्चा किसका है, एक उधर से भी पेरेंट्स आ गए हैं, उधर से ही पेरेंट्स आ गए हैं, वो कहते हैं हमारे हैं, वो कहते हैं हमारे हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो डीएनए टेस्ट करेगी, ठीक है, पेरेंट्स का। उधर से बाप का डीएनए ले लेगी, इधर से बाप का डीएनए ले लेगी, जिसका मैच हो जाएगा बच्चे के साथ डीएनए, वो बच्चा उसी का होगा, ठीक है। तो समझ आ गया ना डीएनए कैसे हेरिडिटी में कितना फायदा देता है कि जो बाप का या माँ का डीएनए है वो बच्चे में आता है तो वो डीएनए मैच कर जाता है। तो डीएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक रखता है, ठीक है। इट पैक्स इन ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड पासेस इट ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, कि ये अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पैक रखता है, और जब औलाद होती है तो वही डीएनए जो है वो औलाद में ट्रांसफर होता है, अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है। जो डीएनए पेरेंट्स का होता है वही डीएनए बच्चों का होता है, ठीक है। द बेसिस फॉर दिस लाइज is in the fact that DNA makes genes and genes makes chromosome, के ये सच इस हद तक है कि जो डीएनए है वो क्या करता है, डीएनए जो है वो जीन्स बनाता है। जीन्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम। ये एक बिल्कुल डिफरेंट लेक्चर है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके अंदर सेंट्रोमियर और फिर सिस्टर क्रोमैटिड्स वगैरह। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर एक डिटेल है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की। तो आप लोगों ने इस लेवल पे जितना आपका सिलेबस में आप लोगों ने बस यही याद रखना है कि जो डीएनए उसमें हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक क्यों होता है, क्योंकि वो जीन्स ही हैं जो पेरेंट्स से बच्चे में जाती हैं। अक्सर आप लोगों ने लोगों की जुबान पर पढ़ा होगा यार कि जो मेरे गोल्डन बाल हैं मेरे बाप की जीन्स की वजह से हैं, मेरे वालिद की जीन्स की वजह से, कि मेरे वालिद की जीन्स के बाल जो उनसे थे वो गोल्डन थे, इस वजह से मेरे बाल भी गोल्डन है। तो समझ आ गई ना, वो जीन्स की वजह से होते हैं। जीन्स कहाँ होती है, डीएनए के अंदर। तो मेन चीज़ क्या है, डीएनए है, ठीक है।
DNA contains the genetic information that gives rise to the chemical and physical properties of living organism। जो DNA की genetic information है, जो उनको जीन्स के थ्रू मिली है, जो उनको पेरेंट्स के थ्रू मिली है, वही डिपेंड करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या खसूसियात है। मिसाल के तौर पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से DNA से मिली है, वो जो पेरेंट्स के कान हैं, जो एयर लोब्स हैं उनके, वो डी अटैच है या अटैच है, उनका हेयर कलर, उनका आई कलर, उनकी हाइट, उनका साइज, उनके हैंड साइज, ये सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो DNA की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स से बच्चों में जो जा रही होती है वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे पेरेंट्स हैं, उनको कैंसर है, जब बेबी पैदा होगा तो उनको उसको भी कैंसर होगा, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होती है, जीन्स मतलब DNA इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। Apart from coding for proteins, DNA also replicates. This helps in a variety of functions including reproduction to maintenance and growth of cells, tissues and body systems। ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि DNA जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है क्या क्या, हार्मोन्स बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, छोटे से छोटे केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस हमारे जिस्म के अंदर होने के लिए, सबको जेनेटिकली इन्फॉर्म करता है, उनको इंस्ट्रक्ट करता है, उनको बताता है कि आप लोगों ने यूँ करना है, यूँ करना है, यूँ करना है, लेकिन करती दूसरी चीज़ें, ये बस इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई है ना कि कंट्रोल सेंटर क्या है हमारे जिस्म का, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? DNA। DNA ही हमारे जिस्म के जितने भी केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस हैं, जो भी अमल हो रहे हैं, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, जितनी भी प्रोटीन्स बन रही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन रही हैं, सारे के सारा DNA इंस्ट्रक्ट कर रहा है, DNA ही सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे हार्मोन्स को एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।